गाइस, वुल्फवेयर एक ऑनगोइंग मानवा है। जब उसके नए पार्ट आएंगे तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब मैं एक नई मानवा स्टार्ट कर रहा हूँ जो काफी ज्यादा अच्छी है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं। वही दो औरत आपस में बात कर रही होती है, जिसमें से एक औरत बोलती है अभी सोशल सीजन नहीं आया है पर यहाँ पे इतने यंग पीपल क्यों इकट्ठा हो रखे हैं। दूसरी बार कहती है वही मैं भी सोचूं यहाँ पे इतनी लड़कियां क्यों इकट्ठा हो रखी हैं। तभी हम देखते हैं जिसके पास पंखा होता है बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि काउंट जेंसेल इस बैंकेट को ज्वाइन करने वाले हैं। तभी वापस में बात करते हुए कहते हैं क्या काउंट जेंसेल, तब तो ऐसा होना ही था। मैं तो बहुत चौंक गई थी जब मैंने गेस्ट लिस्ट में उनका नाम देखा। तभी दूसरी वाली बोलती है अगर काउंट ज्वाइन करने वाले हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम ज्वाइन ना करें। वो आपस में बोलती हैं वैसे मैंने अपने हस्बैंड से विनती करी थी यहाँ आने के लिए ताकि मैं उनसे मिल सकूं। दूसरी वाली कहती है मैंने भी ऐसे ही सेम किया। तभी पंखे वाली बोलती है काउंट कितने औसम है। एक नाजायज औलाद होने के बावजूद उन्होंने अपने अधिकार पाने के लिए इतना हंगामा किया और अब वो एक लीजेंड बन चुके हैं। किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है जो उनसे कुछ बोल सके। मैं उसके बारे में तब से सुन रही हूँ जब उन्होंने पहली बार हाई सोसाइटी में कदम रखा था। एक बार जब तुम उनका फेस देख लो तो इससे मतलब नहीं रहता कि तुम नाजायज औलाद हो या कुछ और। तभी वह औरत आपसे बात करते हुए बोलती है क्या तुमने वो अफवाह सुनी है, कहा जा रहा है कि काउंट जेंसेल ने मैरिज प्रपोजल भेजा प्रिंसेस एगिस को, पर सब प्रिंसेस को ही क्यों चुनते हैं, यहाँ तक कि वो एक ब्लाइंड है। तभी वो बोलते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि डच फैमिली की डॉटर है वो। उनसे मैरिज करने के बाद नॉर्थर्न रीजन के साथ उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। तब भी क्या उन्हीं प्रिंसेस को चुनना जरूरी था। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं काउंट की रेपुटेशन के हिसाब से उन्हें नॉर्थ को टारगेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नॉर्थ जंगलियों का इलाका है। वहीं हम एरियल एगिस को देखते हैं जो ब्लाइंड होती है। तभी वहाँ एम्पायर का चीफ प्रेसिडेंट बेल्टवाल्डो जेनसन आता है। बोलता है मुझे आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। हम देखते हैं पंखे वाली औरत उनकी अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलती है काउंट मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जेंसल उस लड़की के हाथ में किस करते हुए कहता है ये मेरे सम्मान की बात है जो मैं आपसे मिला। सभी लड़कियां बोलती हैं हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। वही वो बोलने लगती हैं आप काफी बिजी होंगे अपने काउंसिल के काम में, फिर भी आपको टाइम मिल गया यहाँ आने के लिए। जेंसल कहता है थोड़ा मुश्किल था पर टाइम निकाल लिया क्योंकि प्रिंसेस एगिस भी यहाँ आई हैं, तो मैंने सोचा एक बार वेडिंग से पहले उनसे मिल लिया जाए। तभी हम हमारे एफएल को देखते हैं, उसके आसपास लोग बात कर रहे होते हैं। बोलते हैं तो ये अफवाह सच है कि काउंट प्रिंसेस से शादी कर रहे हैं। तभी काउंट कहता है मैरिज सिर्फ प्यार से ही पूरी हो सकती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं एफएल गाड़ी से जा रही होती है। वो गाड़ी से बाहर देखती है जहाँ उसे सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। वो मेंश की तरफ देखते हुए मन में सोचती है मैंने सुना था जेनसन फैमिली बहुत अमीर है पर मैंने नहीं सोचा था कि इनका मेंशन इतना शानदार होगा। मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है। तभी वहाँ पर बटलर आता है। वो एफएल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उन्हें नीचे उतरने में उनकी मदद करता है और बोलता है आपके हस्बैंड आपका वेट कर रहे हैं, क्या मैं आपको स्टडी रूम तक छोड़ दूं? एफएल पहले घबराती है फिर सांस भरते हुए कहती है हाँ प्लीज मुझे वहाँ तक ले चलिए। तभी एफएल कहती है ये मेंशन बहुत बड़ा है, इसको मैनेज करना काफी कठिन होगा है ना। ये सुनकर बटलर थोड़ा हैरान हो जाता है। वो एफएल की तरफ देख रहा होता है। तभी एफएल को पता चल जाता है और वो बोलती है मैं पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं हूँ, मैं सेब को देख सकती हूँ। तभी बटलर परेशान होते हुए बोलता है
है, मैं माफी चाहता हूँ, ये एगिस टच के क्रिस्टल की तुलना में एक छोटा सा विला है। प्रिंसेस बोलती है, डच का क्रिस्टल बड़ा इसलिए है क्योंकि वहाँ पूरी फैमिली रहती है, पर वहाँ के कैपिटल मेंशन यहाँ से भी छोटे हैं। बटलर खुश होकर बोलता है, आप बहुत शालीन हैं, एक बार वेडिंग हो जाए उसके बाद प्रिंसेस एगिस आप भी मेंशन की मिस्ट्रेस बन जाएंगी, तो प्लीज इसे अब अपना ही घर समझिए। वैसे बाहल का मेंशन भी इससे अच्छा है। एवेल सोचती है, मेंशन की मिस्ट्रेस 2 महीने हो चुके हैं काउंट जेंसेल का प्रपोजल एक्सेप्ट किए। मेरे यहाँ आने की एक कड़ी वजह थी ताकि वेडिंग की प्रिपरेशन की जा सके। तभी बटलर मास्टर को आवाज लगाते हुए बोलता है, मास्टर प्रिंसेस एगिस आ गई हैं। जहाँ एम्पायर के सभी नोबल इकट्ठा होते हैं उस जगह पर प्रिंसेस को बुलाया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जेंसेल आता है और हमारी एफिल उसकी तरफ देखती है और बोलती है, कैसा अजीब कलर है ये। हम देखते हैं जेंसेल पूरा डार्क रेड कलर का दिखाई दे रहा होता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एफिल बताती है, मेरे लिए कलर कुछ खास है, मुझे आमतौर पर बस हर चीज ग्रे कलर की दिखती है, पर स्पेशल परिस्थिति पे कलर मुझसे बात करते हैं, जैसे कि अभी। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि डार्क रेड कलर का दिख रहा होता है। वो एफिल से बोलता है, ये पहली बार है जब हम ऐसे प्राइवेट मिल रहे हैं, है ना। सी एफएल को अपना नाम बताता है। तभी हम एफएल को देखते हैं जो उसे ग्रीट करते हुए गुड आफ्टरनून काउंट कहती है। एमजी उसकी तरफ देखता है। एफएल थोड़ी नर्वस दिख रही होती है। तभी एमजी उससे कहता है, मैंने सुना था कि आप बहुत शांत रहती हैं, पर ऐसा लगता है प्रिंसेस को भी अनजानी जगह में घबराहट होती है। एफएल बोलती है, ऐसा नहीं है, मुझे माफ करना, मैं बस थोड़ी शर्मीली हूँ। ये हमारी सेकंड टाइम है जब हम मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम बैंकेट में मिले थे आज। तभी एमजी उससे कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर क्या आप अपना सर उठा सकती हैं, क्योंकि हम अब से एक दूसरे को रोज देखने वाले हैं, और अगर ऐसे ही आपका रवैया रहा तो मुश्किल हो जाएगी। तभी एफएल मन में सोचती है, सही कहा, मैंने अपना मन बना लिया है। इसी के साथ वो फुल जोश के साथ अपना सर ऊपर करती है और बोलती है, इसमें नर्वस होने की कोई बात नहीं है। तभी वो एमसी की तरफ देखती है जो कि बिल्कुल रेड दिख रहा होता है और सोचती है, जैसे कि उम्मीद करी थी बैंकेट में भी ऐसे ही दिख रहा था। क्या कहते हैं इस कलर को? हाँ, डार्क रेड। जितने भी लोगों से मैं अभी तक मिली हूँ वो सभी ग्रे थे, पर कुछ रेयर पीपल होते हैं जिन पे डिफरेंट कलर होता है, और ये पहले पर्सन है जिनसे मैं मिली हूँ जिनका डार्क रेड कलर है, और इस पर्सन से मेरी शादी होने वाली है। तभी एमसी से दुखी होते हुए कहता है, ऐसा लगता है प्रिंसेस इस मैरिज प्रपोजल से खुश नहीं है। तभी अगर उससे धीरे से कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। तभी हमारा एमसी कहता है, मैं समझ सकता हूँ एगिस टच फैमिली की लेडी मुझे से एक लो स्टेटस मैन के साथ मैरी कर रही है। तभी एफएल कहती, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे एक्सेप्ट किया जबकि मैं एक ब्लाइंड हूँ। एफएल सोचती है, कैसे लोग उसके बारे में बात कर रहे थे, जहाँ लोग उसका मजाक बनाते हुए उसके पीठ पीछे कहते हैं, मैंने सुना है उसकी सगाई फिर से टूट गई है। एगिस टच में कैसी ब्लाइंड प्रिंसेस आई है, क्या उस ब्लाइंड प्रिंसेस की कभी शादी भी होगी? ये सब सोचकर हमारी एफएल थोड़ी निराश होती है। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वो बोलती है, जैसे कि मैं देख नहीं सकती, मैं एक ब्लाइंड हूँ। काउंट जिनकी कितनी अच्छी रेपुटेशन है, मुझे बेस्ट चिंता है मेरी वजह से आपकी फैमिली का नाम खराब हो सकता है। तभी एमसी उसकी तरफ देख रहा होता है। हम एफएल को देखते हैं जो घबराती है, मन में सोचती है अब मैं क्या करूं। तभी उतने में प्रिंस बोलता है, मैं तुम्हें ये बोलने की इजाजत नहीं दे सकता। आपको इन चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारी मैरिज दुख फैमिली के डिसीजन से हुई है, इससे हम दोनों फैमिली को फायदा है, तो आप ये चीज दोबारा नहीं कह सकती। मैंने आप पर दया दिखा के शादी का डिसीजन नहीं लिया, हमारी मैरिज दोनों परिवार की सहमति से हुई है, और मैंने आपको अपनी प्रिंसेस एक्सेप्ट किया है, बाकी चीज मेरे लिए मायने नहीं रखती। तभी उसके साथ एमजी और एफएल को देखते हैं जहां एफएल बोलती है, मैं समझ गई, अगर मैं चिंता भी करूंगी तो मेरे लिए यूजलेस है, और उसकी तरफ झुकते हुए कहती है, प्लीज मेरा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं। तभी एफएल कहती है, अगर हो गया तो मैं जाना चाहूंगी। हमारा एमसी कहता है, ठीक है। उसी के साथ एफएल रूम से बाहर आती है और बताती है, इंसान डिफरेंट बॉडीज के साथ पैदा होते हैं, अलग नंबर की उंगलियों के साथ या फिर किसी और प्रॉब्लम के साथ, पर कुछ
नॉर्मल भी होते हैं, वो सब अपनी लाइफ जीते हैं इन सब चीजों को भूलकर। तभी हम देखते हैं एक जगह बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, जहां हम बच्चे के फादर का फेस देखते हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि कुछ प्रॉब्लम है। तभी बच्चे की माँ बोलती है बेटा हुआ है या बेटी। इसी के साथ हमें फिर बताती है बच्चे अलग अलग प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही मर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो जन्म होने के बाद मरते हैं। और उसी टाइम पर हम ड्यूक के मैंसन का सीन देखते हैं, जहाँ एक गर्ल पैदा होती है। सभी मेड आपस में बात करती हैं। एक प्रिंसेस पैदा हुई है। हम उस प्रिंसेस को देखते हैं जिसने एक उंगली पकड़ी होती है और वो हंस रही होती है, और हमें पता चलता है ये प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस एरियल है। प्रिंसेस एरियल जो कि अब थोड़ी बड़ी हो गई होती है, वो बताती है मेरे को ये पूरी दुनिया सिर्फ ब्लैक और ग्रे कलर की दिखती है। वहीं हम उस छोटी प्रिंसेस को देखते हैं जो आईने में अपना चेहरा देखती है, जहाँ वो ग्रे कलर की दिख रही होती है। तभी वो बोलती है पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अलग अलग कलर के दिखते हैं। प्रिंसेस बोलती है ये सच है कि मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी। हम देखते हैं वहीं प्रिंसेस की मॉम आती हैं और जो बोलती हैं एरियल तुम्हारी लाइफ कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। अगर तुम खुद पर बिलीव करती हो कि तुम खुश हो तो तुम्हारी जिंदगी भी खुश रहेगी, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दुखी हो तो तुम्हारी जिंदगी भी दुखी हो जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो? तभी हम उस छोटी प्रिंसेस को देखते हैं जो बोलती है मैं खुश रहना चाहती हूँ, मैं आपकी तरह खुश रहना चाहती हूँ जो कि हर दिन स्माइल करता हो। ये झूठ नहीं था, मैं बस खुश रहना चाहती थी और स्माइल करना चाहती थी। इसीलिए मेरी मॉम ने मुझे दूसरों से नफरत करने की बजाय उन्हें माफ करना सिखाया। ऐसे ही मैं पूरे दिल के साथ एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश करती रही। अब जब मैं सोचूं मैं बहुत खुश थी, पर अब मुझे नहीं पता इस जगह जहाँ मेरी कोई फैमिली नहीं है और ना कोई जानने वाला, मुझे बस अपने पे ही डिपेंड रहना होगा। क्या मैं यहाँ अपनी खुशियाँ ढूंढ पाऊंगी? तभी हम देखते हैं प्रिंसेस को कोई आवाज लगाता है, ये प्रीस्ट होता है। प्रीस्ट खांसते हुए कहता है प्रिंसेस अगेस। तभी हम एफेल को देखते हैं जो घबराते हुए बोलती है अरे यार मैं तो वेडिंग सेरेमनी के बीच में हूँ। तभी वो प्रीस्ट की तरफ देखती है जो कि उसे येलो कलर का दिख रहा होता है। एफेल बोलती है ये शांति की निशानी है। इसी के साथ हमारा MC एफएल का घूंघट उठाता है और एफएल बोलती है एक बार ये वेडिंग सेरेमनी खत्म हो जाए उसके बाद मैं एगिस नहीं रहूंगी, मैं एगिस जेंसल बन जाऊंगी। तभी वो मन में चिंता करते हुए सोचती है क्या ये सब ठीक रहेगा, मैं अपने घर से इतनी दूर हूँ। तभी हम MC को देखते हैं जो एफएल से उसका हाथ मांगता है। MC का हाथ छूता है और बोलता है ऐसा लगता है डच आपकी बहुत परवाह करते हैं। हम एफएल को देखते हैं जो अपनी ही बातों में खोई रहती है, जहाँ उसे रोने की आवाज आती है। वो कहती है क्या ये मॉम की आवाज हो सकती है? तभी उसे अपनी मॉम की बात याद आती है, जहाँ वो बोलती है मेरी मॉम की एक अच्छी वॉइस थी, मेरी मदर मुझे सुरीली आवाज में बुलाती थी, मेरी मदर ही थी जो मेरी देखभाल करती थी, यहाँ तक कि मैं कुछ देख नहीं सकती थी। तभी उसकी मदर कहती है इन फ्लावर को देखो ये येलो कलर के हैं। हमारी एफएल बताती है मेरी मदर जो कि बहुत काइंड पर्सन थी और उनका कलर पिंक था। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ एफएल कहती है पर मैं उन्हें हमेशा चिंता में डाल देती थी। इसी के साथ वो कहती है अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इतनी जल्दी दुखी नहीं होंगी, मैं अपनी दुखी में भी खुशियाँ ढूंढ लूंगी क्योंकि यही आपने मुझे सिखाया है ना मॉम। इसके साथ हम MC को देखते हैं जो उसकी तरफ देख रहा होता है, उसे भी समझ में आ जाता है। तभी एफएल MC से कहती है अगर हम यहाँ अच्छे से सेटल हो जाए तो क्या बाद में मैं अपनी मदर को भी यहाँ ला सकती हूँ। इसी के साथ MC उससे कहता है जैसी तुम्हारी इच्छा। और हम देखते हैं इतनी मैरिज रिजेक्ट होने के बाद हमारी एफएल ने डिसाइड करा था मैरिज करने का, और वो घबराते हुए बोलती है भगवान प्लीज जिस मैन को मैं देख रही हूँ ये मुझे छोड़ के ना चले जाए। मतलब हमारी एफएल को डर लग रहा होता है कि ये इंसान उसे छोड़ देगा। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ एफएल समुद्र की तरफ देख रही होती है, जहाँ उसे सब ब्लू कलर का समुद्र दिख रहा होता है। तभी उसके पास आवाज आती है जो बोलती है तुम्हें क्या लगता है इस सी को देखकर?
उस आवाज को सुनकर एफिल कहती है, काउंट मैं पक्का तो नहीं बता सकती पर ये अलग आवाज है। हमारे यहाँ नॉर्थ में जो समुद्र है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है पर यहाँ का समुद्र बहुत शांत है। एमजे उससे कहता है, यहाँ तक कि समुद्र का एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाता है अपनी जगह के हिसाब से, जैसे कि तुम्हारा। तभी हमारी एफएल कहती है, क्या? हम देखते हैं हमारे एमजे उसके होंठों पर हाथ रखता है और धीरे से उसके पास आते हुए बोलता है, मैं वैसे तो बहुत शांत रहता हूँ पर बैड में जंगली बन जाता हूँ। इसी के बाद हम देखते हैं वो उसके बहुत पास आ जाता है और किस करने वाला होता है। उतने में हमारी एफएल की आंखें खुलती हैं। एफएल अपने मुंह में हाथ रखती है और शर्माते हुए कहती है, ये किस तरह का सपना था। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी एफएल बताती है उस टाइम सी और काउंट दोनों ही काफी अच्छे लग रहे थे। इसी के साथ वो उस टाइम का सीन याद करती है और काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इसी के साथ वो अपने हाथ अपने मुंह पे रखते हुए कहती है, क्या वो हमारी किस हुई थी? मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर मुझे ऐसा ड्रीम क्यों आया? यहाँ तक कि मैं अभी तक उनसे वेडिंग सेरेमनी के बाद नहीं मिली हूँ। मेरे सपने हमेशा अजीब और मिस्टीरियस होते हैं। मैं सपनों में न केवल सिर्फ कलर को साफ देख सकती हूँ बल्कि शेप को भी काफी अच्छे से देख पाती हूँ और कभी कभी तो मेरे सपने सच भी होते हैं। पर ये अजीब है, मुझे ऐसे सपने तब आते हैं जब कुछ बुरा होने वाला होता है। तो इस सपने का क्या मतलब है? यही सब वो सोच रही होती है। इसी के साथ उसे उसके रूम से बाहर आवाज आती है, मैडम क्या आप जग गई हैं? हमारी एफएल सोचती है इस चीज के बारे में अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ वो बोलती है, हाँ मैं जग गई हूँ, अंदर आ जाओ। और वो बोलती है, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है। तभी हम मेड के ग्रुप को देखते हैं जहाँ हेड मेड सभी को बोल रही होती है, क्या किसी की इच्छा नहीं है मैडम की पर्सनल मेड बनने का? यहाँ मैडम से मतलब हमारी प्रिंसेस से है। तभी वहाँ आपस में मेड बोलते हैं उनके पास कोई मेड नहीं है जबकि वो एक नोबल लेडी है। तभी वहाँ ये आदमी आता है, बोलता है अभी तक लेडी बिना मेड के क्यों है? और आप वहीं उसके पीछे मेड बोलने लगती हैं, ये सही नहीं है, अभी तक काउंट की लेडी बिना मेड के है। तो इसी के साथ हम हेड मेड को देखते हैं। हमें इस हेड मेड के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ईवा होता है और वो बोलती है अब लेडी भी इस फैमिली का पार्ट है तो ये आसान नहीं है उनकी पर्सनल मेड बनना, पर हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। क्या यहाँ कोई नहीं है जो उनकी मेड बनना चाहता है? अगर ऐसा है तो हमें कोई नया ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम लोग अपने काम पर जाओ। तभी एक लड़की हेडमेड को बोलती है, हेडमेड मैं जानती हूँ मैं ज़्यादा स्किल्ड मेड नहीं हूँ पर अगर पॉसिबल हो तो क्या मैं ये काम कर सकती हूँ? हमें इस मेड के बारे में बताया जाता है, इसका नाम वीटा होता है। तभी हेड मेड उससे कहती है, अगर तुम लेडी की पर्सनल मेड बनना चाहती हो तो तुम इसके बाद अपने करंट जॉब पे नहीं आ पाओगी। क्या तुम अभी भी यह करना चाहती हो? वो मेड खुश होते हुए कहती है, हाँ ये सही है। तभी हेड मेड कहती है, ठीक है वीटा। इसी के साथ वो सभी मेड को कहती है, तुम सब अपने काम पर जाओ और वीटा तुम यहीं रुको। तभी मेड आपस में बात करने लगती हैं जाते हुए, जहाँ वो बोलती हैं, कौन है ये नई मेड? तभी दूसरी औरत बोलती है, ये कुछ दिन पहले ही आई है। हम हेड मेड को देखते हैं जो वीटा से बोलती है, जैसा कि मैंने पहले कहा था लेडी की पर्सनल मेड बनना इतना आसान नहीं है। क्या तुम ये करना चाहती हो? तभी वो मेड कहती है, हाँ मैं ये करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने अपना हाथ उठाया था। तभी हेड मेड उससे कहती है, क्या तुमने कभी लेडी से बात करी है? तभी वीटा कहती है, हाँ कुछ दिन से मैं उनकी रोज मदद कर रही हूँ मॉर्निंग में रेडी होने के लिए। लेडी को ज्यादा कुछ नहीं पता है अकाउंट के बारे में, इसलिए वो मुझसे बहुत सारे सवाल पूछती हैं अकाउंट के बारे में। और उस टाइम मुझे फील हुआ कि लेडी बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, इसी के साथ वो बहुत काइंड भी है। तभी हेडमेड सोचती है, अगर ऐसा है तो क्यों सब लोग उन्हें इतना नापसंद करते हैं। तभी अपनी मेड दुखी होते हुए कहती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बीच एक अंधविश्वास है। उनका मानना है कि कोई भी जो लेडी को टच करेगा उसे कर्स लग जाएगा। तभी हेडमेड कहती है, यहाँ जो भी वर्क करते हैं अधिकतर लोग हमारे लॉर्ड को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये लोग इतने मतलबी हो गए हैं क्योंकि काउंट ने एक
क्योंकि काउंट ने एक अपंग पर्सन से अपनी मैरिज करी है। तभी अपनी मेड कहती है काउंट बहुत अच्छे इंसान हैं, पर ये लोग काफी ज्यादा कर रहे हैं। एडमिट कहती है हाँ सही कहा, ठीक है बेटा आज से तुम लेडी की देखभाल करोगे, मैं तुम्हें मेड की पर्सनल ड्यूटी के बारे में सिखा दूंगी। तभी अपनी मेड जोश के साथ कहती है ठीक है। हेड मेड उससे कहती है मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, चलो ठीक है फिर आफ्टरनून में मिलते हैं। इसी के साथ वो वहाँ से चली जाती है और अपनी मेड कहती है मैं अपना हार्ड वर्क करूंगी और मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ कोई आवाज लगाता है, कहता है लेडी क्या मैं आ जाऊं? तभी लेडी कहती है हाँ। तभी वो लेडी को खिड़की के पास बैठा हुए देखती है और शर्माने लगती है। तभी लेडी कहती है क्या हुआ? इसी के साथ वो होश में आती है और चिल्लाते हुए कहती है आज से मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ, मेरा नाम बीता है। हमारी अफेयर बहुत शांत बैठी रहती है और बोलती है अच्छा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तभी पर्सनल मेड कहती है मैं अपना बेस्ट करूंगी माय लेडी। इसी के साथ हम देखते हैं वो मेड कप उठाने लगती है और दूसरी तरफ हम एफएल को देखते हैं जो कप में चाय डाल रही होती है और वो अपनी पर्सनल मेड की तरफ देख रही होती है। तभी मेड उससे कहती है लेडी क्या आप देख सकती हैं? इसी के साथ हम एफएल को देखते हैं जो कप को भर रही होती है और कप पूरा भर जाता है जिसमें से चाय गिरने लगती है। ये देखकर दोनों परेशान हो जाते हैं। एफएल भी अपना कप छोड़ देती है और मेड उसे साफ करने लगती है। एफएल कहती है अब मैं क्या करूं? ये अच्छा रहेगा अगर मैं ऐसे pretend करूं कि मैं देख नहीं सकती, पर इसी के साथ वो कहती है ऐसा नहीं है, मैं देख सकती हूँ पर मैं साफ नहीं देख सकती हूँ, मैं शेप को देख सकती हूँ और जो लोगों के इमोशन शो होते हैं उनके कलर को देख सकती हूँ। तभी एफएल कहती है चलो अब टाइम है टॉपिक को चेंज करने का। इसी के साथ कहती है काउंट बहुत बिजी है, अभी तक मैं उनसे नहीं मिली। तभी मेड कहती है हाँ लेडी क्या आपको नहीं पता काउंट रावजू की तरफ गए हैं मैजेस्टी के ऑर्डर के कारण। तभी एफएल कहती है क्या ऑर्डर मिला है एम्पायर की तरफ से? इसी के साथ वो बोलती है लगता है वो बहुत बिजी हैं, हमें आधा महीना हो गया है जब से मेरी शादी हुई है उनके साथ और मैं अभी तक उनसे नहीं मिली हूँ। मुझे लगा था वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं पर शायद ऐसा नहीं है, ऐसा लगता है मैं उनसे कुछ दिन तक नहीं मिल पाऊंगी। तभी वो खुश होते हुए कहती है ये सही है, ऐसा सही रहेगा अगर वो ना मिले। इसी के साथ हमारी अफेयर के पास का सीन देखते हैं जहाँ वो कुछ लोगों को देखती है जो पूरे रेड कलर के दिख रहे होते हैं और हमारी अफेयर बताती है ये रेड कलर उनका शो होता है जो मुझसे नफरत करते हैं। तो गाइस इसका मतलब क्या हमारा एमसी भी एफएल से नफरत करता है क्योंकि उसका भी कलर रेड शो होता है। अब हम रावजू का सीन देखते हैं जहां हमें काउंट के फैमिली बॉडीगार्ड का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम बियॉन होता है। बियॉन एक लड़के से पूछता है काउंट कहाँ है? वो लड़का कहता है काउंट अपने असिस्टेंट के साथ ऑफिस में है। वो कहता है ठीक है। तभी वो लड़का बोलता है मुझे माफ करना, क्या आप ये भी अपने साथ ले जा सकते हैं? बॉडीगार्ड कहता है क्या? तभी वो लड़का कहता है एक पैकेज आया है काउंट के लिए। बॉडीगार्ड उस पैकेज की तरफ देखता है जो कि काफी बड़ा दिख रहा होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम काउंट के रूम का सीन देखते हैं जहां काउंट का असिस्टेंट काउंट से चिल्लाते हुए कहता है तुमने क्या कहा? काउंट कहता है मैंने कहा इंस्पेक्शन कैंसिल हो गई है। तभी असिस्टेंट परेशान होते हुए कहता है ऐसा नहीं हो सकता, अभी क्यों? तभी हमें बताया जाता है इस असिस्टेंट का नाम एडी है पर हम इसे असिस्टेंट ही कहेंगे। तभी वो असिस्टेंट बोलता है मैंने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करी थी उनके बर्थडे के लिए, इतने में उनके रूम के बाहर से आवाज आती है मैं बियॉन जो कि अंदर आ रहा हूँ। इसी के साथ काउंट कहता है आ जाओ। तभी बॉडीगार्ड कहता है क्या हुआ? अपना काउंट कहता है हमें एक इंपीरियल डिग्री रिसीव हुई है जिसमें हिज मैजेस्टी ने रावजू का इंस्पेक्शन कैंसिल कर दिया है। ये सुनकर बॉडीगार्ड भी हैरान हो जाता है और बोलता है क्या इसमें कुछ गड़बड़ है? वैसे भी इंस्पेक्शन बहुत जल्दी में जारी किया था और अब कैंसिल भी हो गया। तभी हमारा असिस्टेंट बोलता है ये सब प्रिंसेस की लेग में चोट लगने की वजह से हुआ, वैसे भी मैजेस्टी ने प्रिंसेस के कारण ही काउंट को ऑर्डर दिया था इंस्पेक्शन के लिए। मुझे तभी अजीब लगा था जब उन्हें यह प्रपोजल मिला था। तभी वो असिस्टेंट चिल्लाते हुए कहता है काउंट जिनकी अभी शादी हुई है ये काफी ज्यादा गलत हुआ है उनके साथ। ये देखकर बॉडीगार्ड कहता है मुझे यकीन है सेकंड प्रिंसेस अभी भी यहाँ पे नहीं रुकेगी, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? इसी के साथ हम काउंट को देखते हैं जो बैठा होता है और ते हुए कहता है मुझे काफी गुस्सा आ रहा है,
मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, इसको हम कैसे हैंडल करें। ये सुनकर दोनों घबरा जाते हैं। तभी काउंट कहता है चलो ठीक है, एक रिप्लाई मैसेज भेज दो। तभी असिस्टेंट कहता है मैसेज में क्या लिखूं। अपना काउंट कहता है जो तुम्हारी मर्जी लिख दो, जैसे कि प्रिंसेस जल्दी ठीक हो जाएं। और हाँ, ये भी लिख देना कि हम अगली बार आएंगे योर मैजेस्टी से मिलने के लिए। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। काउंट गैरेज में जा रहा होता है जहाँ वो पार्सल की तरफ देखता है। इसी के साथ वो अपने मेंशन में आता है जहाँ उसका बटलर उसे वेलकम बोलता है। काउंट बटलर से कहता है मैडम कहाँ हैं। बटलर कहता है लेडी ने अभी डिनर किया है और अब वो रूम की तरफ गई हैं। काउंट कहता है अच्छा ठीक है। इसी के साथ वो हेडमेड ईवा को बुलाता है और बोलता है मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ये गिफ्ट पकड़ा दें। तभी हेडमेड कहती है अगर ये गिफ्ट लेडी के लिए है तो ये बेहतर रहेगा कि आप इन्हें खुद दें। तभी अपना काउंट कहता है मैं अपनी वेडिंग के बाद पूरे एक आधे महीने तक उनसे दूर रहा हूँ, ये अजीब लगेगा अगर मैं उन्हें सिर्फ ये गिफ्ट दूंगा। तभी हेडमेड बोलती है एक बुजुर्ग होने के कारण मैं आपको एक एडवाइस देती हूँ, ऐसी सिचुएशन में ये सही रहेगा कि आप गिफ्ट उन्हें खुद दें, इससे वो ज्यादा खुश हो जाएंगी। ये सुनकर काउंट थोड़ा सोचता है और बोलता है हाँ सही। फिर बोलता है पर मेरे लिए ये थोड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये आप उन्हें खुद दे दें। इसी के साथ काउंट अपने मेंशन में जाने लगता है और हेडमेड सोचती है काउंट हमेशा से ऐसे ही हैं, वो अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहते। और सीन शिफ्ट होता है, हम हेडमेड को देखते हैं जो लेडी के लिए वो गिफ्ट लेके आती है। जहाँ मेड कहती है ये तो काफी अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, मैंने व्हाइट हार्प को इससे पहले नहीं देखा। एफएल कहती है ये बाकी हार्प से थोड़ा अलग है, इस इंस्ट्रूमेंट को लेयर कहते हैं। इसी के साथ वो उसे बजाने लगती है और उसकी पर्सनल मेड खुश हो जाती है। इसी के साथ वो कहती है ये काफी अच्छा है। हेडमेड कहती है ये काफी शांति भरा है। हमारी ये फिल्म से कहती है ये कैसा था, मैंने काफी टाइम बाद बजाया है तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तभी वो दोनों मेड कहती हैं नहीं नहीं लेडी ये काफी ज्यादा अच्छा था। तभी फिर खुश हो जाती है और बोलती है मैं अपनी स्किल पर ज्यादा प्राउड नहीं करती हूँ, पर मेरी मॉम एक म्यूजिक लवर हैं। जब मैं ड्यूक के कैसल में थी तब मैं इसे प्ले करती थी। तभी मेड कहती हैं तो क्या लेडी ने ड्यूक के कैसल में अपना हाथ छोड़ दिया। वापस में बोलती है ये अच्छा रहता अगर वो इसे अपने साथ लाती। इसी के साथ हमारी फिर सोचने लगती है कैसे उसके बारे में लोग बात करते थे और बोलते थे ये अच्छा रहेगा अगर तुम इस यूजलेस चीज में अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय अपने बच्चों को पैदा करने में ध्यान दो। इसी के साथ एफएल होश में आती है और बोलती है कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अगर मैं सोचूं तो इसमें ये जो एम्ब्लम लगा है ये वैसा ही है जैसे मेरे हार्प में था। वो सोचने लगती है काउंट को इसके बारे में कैसे पता चला और उन्होंने मुझे देने के बारे में क्यों सोचा, वैसे भी वो मुझे नफरत करते हैं। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एफएल मेज पर बैठे सोच रही होती है कि उसे कल के दिए गए गिफ्ट के बारे में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। क्या वो काउंट को ऐसा कहे कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, या फिर वो उस वाद्य यंत्र के बारे में बात ही ना करे। वो सोचती है ऐसे बोलना काफी अजीब लगेगा, वैसे भी हमारे मैरिज के बाद ये पहली मुलाकात होगी। पता नहीं क्यों पर मुझे नर्वस फील हो रहा है। बचपन में मैंने लोगों से कुछ चीजें सीखी जिससे मुझे पता चला पीला रंग शांति की निशानी होता है, गुलाबी रंग स्नेह प्यार की निशानी होता है, नीला रंग डर की निशानी होता है और लाल रंग नफरत क्रोध या किसी भी नकारात्मक इमोशन। और काउंट हमेशा रेड नहीं डार्क रेड कलर के दिखाई देते हैं। मैं सोच नहीं सकती कि काउंट मुझसे कितनी नफरत करते होंगे। तभी अचानक से वहाँ काउंट आ जाता है और बोलता है मुझे माफ़ करना आपको इंतज़ार करने आने के लिए। ये सुनकर हमारी एफएल होश में आती है और वो सोचती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये यहाँ आएंगे। एरिया उनको गुड मॉर्निंग बोलकर नाश्ता करने लगती है। तभी काउंट उससे पूछता है क्या तुम्हें वो गिफ्ट पसंद आया। एफएल खुश होकर बोलती है पसंद आया और काउंट को इसके लिए शुक्रिया भी करती है। हम काउंट को देखते हैं जो पानी पीता है और मुस्कुराता है लेकिन वह कुछ नहीं बोलता। तभी काउंट बोलता है जब मैं मैरिज प्रपोजल के लिए ड्यूक के मेंशन आया था तब आपको शायद आप ये यंत्र बजा रही थी
और जब आपके इस वाद्य यंत्र की आवाज़ ड्यूक के कान तक पहुंची तो उन्होंने बताया कि आपका ये वाद्य यंत्र पुराना हो गया है और वो आपको एक नया यंत्र देना चाहते हैं। आपके फादर ने कहा था कि आप बहुत अच्छा प्ले करती हैं। एफएल को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तभी काउंट बोलता है, कल जब मैं यहाँ आते टाइम इंस्ट्रूमेंट की शॉप से गुजर रहा था तब मुझे आपके फादर की वो बात याद आई और मैंने ये ले लिया। एफएल समझ जाती है और बोलती है, इसका मतलब ये गिफ्ट मेरे फादर की तरफ से है ना काउंट? काउंट उसे हाँ बोलता है। वह बोलता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप इसे प्ले कर सकती हैं? मैं सुनना चाहता हूँ। एफएल चुपचाप बैठी रहती है और काउंट की तरफ देख रही होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके फादर ने ऐसा कहा होगा। एफएल सोचती है, मैं काउंट की बात पर विश्वास करना चाहती हूँ, एटलीस्ट उस बात पर तो कि जब उन्होंने कहा मैं तुम्हें यह प्ले करते हुए देखना चाहता हूँ। एफएल सोचती है शायद काउंट उससे इतनी भी नफरत नहीं करते हैं। अब हम एफएल और काउंट दोनों को कमरे के अंदर देखते हैं जहाँ काउंट चाय की चुस्की ले रहा होता है कुर्सी में बैठकर और हमारी एफएल वाद्य यंत्र को बजाने के लिए तैयार होती है। काउंट उसकी तरफ देख रहा होता है। एफएल बजाना शुरू करती है। वह सिर्फ बजाती ही नहीं बल्कि गाना भी गाती है। उसका गाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और काउंट उसकी तरफ देख रहा होता है पर वह कुछ नहीं बोलता। एफएल को लगता है कि शायद काउंट को ये गाना पसंद आया। तभी अचानक से एमसी खड़ा होता है और एफएल का हाथ पकड़ते हुए उसका नाम लेता है। इसी के साथ एफएल चौंक जाती है और उसका गाना रुक जाता है। वो काउंट की तरफ देख रही होती है जो बिल्कुल रेड कलर का दिख रहा होता है, जिस कारण वो थोड़ी घबरा जाती है। तभी काउंट बोलता है, ये सॉन्ग लड़के और लड़के की प्रेम कहानी को दर्शाता है। तुमने यही गाना क्यों चुना? एफएल सोचती है शायद काउंट को ये गाना पसंद नहीं आया। एफएल बोलती है, क्या मैं कोई और गाना गाऊं? काउंट बोलता है, नहीं, आज के लिए काफ़ी हो गया, तुमने काफ़ी अच्छा गाया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नॉर्मल तरीके से बात करो। एफएल को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। काउंट एफएल के पास जाता है और धीरे से मुस्कुराता है। एफएल समझ नहीं पाती। वह सोचती, क्या काउंट सच में मुझसे बात करना चाहते हैं? एरियल अकलाते हुए कहती है, काउंट, मेरे पास बताने के लिए अच्छी स्टोरी नहीं है। मुझे डर है कि आप मेरी बातों से बोर हो जाएंगे। तभी एमसी बोलता है, तुम्हारी वॉइस काफ़ी अच्छी है, तुम कुछ भी बोलोगी वो अच्छा ही लगेगा। चलो ठीक है, मुझे बताओ तुम अपनी डेली लाइफ में क्या क्या कर रही थी जब मैं यहाँ पर नहीं था? प्रिंसेस बोलती है, मैं खाना खाती थी और थोड़ा बहुत वॉक करती थी। तभी काउंट बोलता है, तुम वॉक करने के लिए कहाँ जाती थी? एफएल बोलती है, सी साइड और गार्डन में। वह बताती है, गार्डन में काफ़ी ज़्यादा फूल खिले हुए थे और उनसे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। तभी काउंट बोलता है, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने उस गार्डन में काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए थे ताकि वहाँ पर आराम से वॉक की जा सके। तभी काउंट बोलता है, और तुम क्या करती हो? एफएल सोचती है, ये अजीब है, जैसे कि मैंने इनके बारे में सुना है, ये बिल्कुल उससे अलग हैं। एफएल बताती है, ये इंसान जो कि किसी से अच्छे से बात नहीं करता, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है और बहुत कम बोलता है, और जब बोलता है सिर्फ काम की ही बात करता है। ये इंसान जो औरत को एक रास्ते में पड़े पत्थर के समान समझता है और वो मुझसे आज इस तरीके से इतने प्यार से बात कर रहा है। तभी एफएल सोचती है, जो इंसान बिना किसी रीजन के बहुत प्यार से तुम्हारे साथ बात करते हैं वही लोग तुम्हें पीछे से छुरा घोंपते हैं। ये बात मुझे बहुत पहले ही समझ आ गई थी। तभी वह काउंट की तरफ शक की नज़रों से देखने लगती है। काउंट उससे पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है?
तभी एफएल कहती है, काउंट अगर आपको मेरे से कुछ काम है तो आप मुझे डायरेक्ट बोलिए, ऐसे गोल गोल बातें मत घुमाइए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपकी बातों से नाराज हो जाऊंगी। एफएल कहती है, मुझे बच्चा समझकर मुझ पर दया दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर काउंट अचानक से मुस्कुराना बंद कर देता है और चुप हो जाता है। वह समझ नहीं पाता। तभी काउंट बोलता है, आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई है। तभी एफएल कहती है, कैसी गलतफहमी? काउंट बोलता है, मैंने कभी भी आपको बेचारा नहीं समझा और ना ही मैंने दया दिखाकर आपके साथ मैरिज करी। ये मैं आपको अपनी पहली मुलाकात में ही बता दिया था कि मैंने आपसे शादी आप पर दया दिखाकर नहीं करी। तभी एफएल को भी उसकी पहली मुलाकात के बारे में याद आता है और वो सोचने लगती है। तभी काउंट बोलता है, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? ये सुनकर एफएल थोड़ी चौंक जाती है। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। काउंट फिर बोलता है, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? चाहे वो कोई अफवाह हो या फिर तुम्हारे खुद का अनुमान, मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारा मेरे बारे में क्या विचार है? तभी एफएल कहती है, सभी लोग आपको घमंडी कहते हैं जो हर चीज में सिर्फ प्रॉफिट देखता है। यह सुनकर काउंट मुस्कुराता है और बोलता है, ये मुझे समाज कहता है और मुझे इसके बारे में कोई फर्क भी नहीं पड़ता। एफएल बोलती है, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही। तभी काउंट बोलता है, अगर जैसे वह सोचते हैं वैसे ही मैं होता तो मैं उस पर्सन के साथ मैरिज कांटेक्ट करता जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलता, जैसे कि सेकंड प्रिंसेस आपसे मैरिज करने की बजाय सेकंड प्रिंसेस से मैरिज करता है ना। एफएल थोड़ा उदास हो जाती है और सेकंड प्रिंसेस के बारे में बताती है। सेकंड प्रिंसेस बचपन से ही काउंट के साथ शादी करना चाहती थी, यह बात हर कोई जानता है। एक बार वह अपने इंपीरियल पैलेस से भाग गई थी काउंट से मिलने के लिए। उस टाइम काउंट मिलिट्री एकेडमी में स्टडी करते थे, जहाँ प्रिंसेस के बिहेवियर को देखकर उनके रॉयल गार्ड ने प्रिंसेस को पकड़ लिया और प्रिंसेस और काउंट की चर्चे हर जगह फैल गए। एफएल सोचती है, मेरे ख्याल से आपने सेकंड प्रिंसेस से शादी नहीं करी बल्कि मेरे से करी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने ड्यूक के साथ कोई अच्छा कांटेक्ट किया हो, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सेकंड प्रिंसेस से शादी ना करें, क्योंकि वो हर चीज़ में मुझसे बेहतर हैं। इसी के साथ एफएल काउंट की तरफ देखती है और काउंट को सवाल पूछती है, क्या आप मुझ पे दया दिखाते हैं या फिर बेचारे होने की नज़रों से देखते हैं? काउंट उससे बोलता है, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, मैंने कभी भी तुम पर दया नहीं दिखाई। तभी एफएल पूछती है, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? काउंट कहता है, नहीं। तभी एफएल सोचती है, बस अब मुझे एक चीज और पता करनी है। इसी के साथ एफएल काउंट की तरफ देखती है और काउंट से पूछती है, इस वाद्य यंत्र के बारे में क्या? आपने कहा इसके बारे में आपने मेरे फादर से सुना था, है ना, और आप ये शॉप से लेके आए हैं। काउंट उससे बोलता है, ये तो मैंने बस ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया था। एफएल समझ जाती है और वो मुस्कुराती है। काउंट चौंक जाता है। एफएल हंसती है और बोलती है, मुझे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पता है। इसी के साथ एमसी उसकी बात को गलत समझता है और वो सोचता है कि उसे यह गिफ्ट पसंद नहीं आया, तो वो कहता है, मैं अभी जाकर आपके लिए दूसरा गिफ्ट लेकर आता हूँ। ये सुनकर एरियल घबराते हुए कहती है, काउंट पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए, मुझे ये वाद्य पसंद है। मैंने बहुत टाइप के वाद्य बजाए हैं पर मुझे उनमें से ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। काउंट बोलता है, अच्छा तो ऐसा है? वह बोलता है, ये तो मैंने बस ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि मुझे इसका वाइट रंग और इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं था कि आपको यह पसंद आएगा। तभी एफएल काउंट को बोलती है, काउंट एक बार आप इस तरफ देखिए। जहाँ काउंट देखता है उसमें 45 लिखा होता है, जिसे देखकर काउंट बोलता है, क्या यह कोई कोड है? एफएल बोलती है, ये समझना मुश्किल है ना। एफएल बताती है, ये उस पर्सन का नाम लिखा है जिसने यह इंस्ट्रूमेंट बनाया है। एमसी बोलता है, क्या कोई फेमस आर्टिस्ट है ये? एफएल कहती है, नहीं, वो तो नॉर्थ के जंगल को काट करते हैं जो अपने खाली समय पे ऐसे औजार को बनाते हैं।
काउंट हैरान हो जाता है। तभी एफएल हंसते हुए कहती है, माय लॉर्ड। तभी एमसी उसकी तरफ देखता है और शर्माते हुए बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में इतना कुछ पता होगा। एमसी को समझ आ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया, इसलिए वह एफएल से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं इसे शॉप से खरीद कर लाया हूँ। एमसी बोलता है, ये मैंने आपके लिए विशेष रूप से बनवाया है। एफएल बोलती है, काउंट मैं आप पर आरोप नहीं लगा रही। एमसी बोलता है, मैंने झूठ बोला पर मेरे कोई बुरे इरादे नहीं थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ये आपको कैसे दूं। मुझे लगा अगर मैं आपको दूंगा तो आप मुझे स्टॉकर समझेंगी। एफएल बोलती है, मेरा मतलब वो नहीं था। और वो खुश होते हुए बोलती है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप मैरिज प्रपोजल के लिए ड्यूक के पास आए थे तो आपने मुझे नोटिस किया था। और मन में सोचती है, ये बात मुझे पता नहीं चली। एफएल बोलती है, मुझे लगा था कि आप मुझसे नफरत करते हैं और आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट भी दिया, बस इसलिए मैंने यह पूछ लिया। एफएल बोलती है, आपका गिफ्ट और आपके वो शब्द जो आपने कहे कि आप मुझसे नफरत नहीं करते, मुझे दोनों ही काफी ज्यादा पसंद आए। तभी एफएल बोलती है, क्या मैं आपका फेस छू सकती हूँ। एमजी घुटने पर बैठकर उसका हाथ लेकर अपने गाल पर रखता है और बोलता है, जितना चाहे उतना छू लो। इसी के साथ एफएल उसके फेस को छूने लगती है और धीरे धीरे छूते छूते उसके लिप्स को छू लेती है और शर्माते हुए जल्दी से हाथ हटा देती है। एमसी पूछता है, तो मेरे फेस को छूकर आपको कैसा फील हुआ। एफएल इमेजिनेशन करने लगती है और फिर खुश होते हुए बोलती है, काउंट आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं। एमसी कहता है, मुझे ऐसी तारीफ़ें काफ़ी ज़्यादा बार मिली हैं, पर मैं तुम्हारी खुद की राय सुनना चाहता हूँ। एरियल कहती है, काउंट आपकी त्वचा ना तो बहुत गोरी है और ना ही बहुत काली। आपके बाल धूप के जैसे सुनहरे हैं और आपकी नीली आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बिल्कुल एंजेलिना की तरह। काउंट उसकी बातें हैरानी से सुन रहा होता है और वह सोचता है, एरियल इसके बारे में इतनी बारीकी से देखकर कैसे बता रही है। क्या उसने मेड से इसके बारे में सुना है। यह बात छोड़कर फिर वो पूछता है, वैसे ये एंजेलिना कौन है। हमारी एफएल हंसते हुए कहती है, वो मेरी बिल्ली है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ एफएल कहती है, मुझे फिर से एक ड्रीम आया है। हम देखते हैं उस ड्रीम में एफएल की पर्सनल मेड फूल के पास खड़ी होती है। तभी एफएल उससे कहती है, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो। तभी मेड फूलों को पकड़े हुए कहती है, मैडम इस तरफ देखिए, ये फूल इस साल जल्दी उग गए हैं। क्या मैं आपके रूम को इन फूलों से डेकोरेट कर दूं। एफएल कहती है, ये एक ऐसा सपना है जो सच होने वाला है। इसी के साथ वो बोलती है, अच्छा तो वीटा के बालों का कलर ऐसा है और इसका फेस भी इतना अच्छा है, क्योंकि एफएल को सपनों में चीजें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं एक पेड़ की ब्रांच टूटती है जो कि वीटा के ऊपर जाकर गिरती है और एफएल भागते हुए चिल्लाती है, वीटा। इसी के साथ हमारे एफएल की आंखें खुलती हैं। वो कहती है, एक और ड्रीम। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे इतना अच्छा सपना आया था। नहीं, वो पीसफुल ड्रीम भी काफ़ी अजीब था, क्योंकि मेरे अधिकतर ड्रीम डरावने होते हैं, तो मुझे इतना अच्छा सपना कैसे आ सकता है। तभी वो सोचती है, अभी इसके बारे में चिंता करने की बात नहीं है, पहले उसे उस एक्सीडेंट को होने से रोकना होगा जो कि वीटा के साथ होने वाला है। इसी के साथ वह बिस्तर से खड़ी होती है और उस जगह को खोजने के लिए जाने लगती है। वो बोलती है, वो फूल के ही आसपास का पेड़ होगा जहाँ से वो ब्रांच टूटकर गिरी थी। एफएल बाहर की तरफ देखती है जहाँ काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और बिजली कड़क रही होती है। अब हम काउंट के ऑफिस को देखते हैं जहाँ काउंट का असिस्टेंट काउंट पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या आप चाहते हैं मैं आपकी जगह कैपिटल में जाऊं। असिस्टेंट बोलता है, मैं तो आपका टेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव हूँ, यहाँ तक कि मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं हूँ।
एमसी कहता है एडमिनिस्ट्रेटर डिसीजन के लिए उन्हें सिर्फ मेरे अप्रूवल चाहिए। तो तुम इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। असिस्टेंट बोलता है और उस अपकमिंग असेंबली का हम क्या करेंगे? अगर आप अभी निकलेंगे तो आप वहाँ 1 हफ्ते में पहुँच जाएंगे। असिस्टेंट बोलता है एडमिनिस्ट्रेटर बनने के बाद गर्मियों की छुट्टी को छोड़कर आप पूरे टाइम कैपिटल में ही रहे हैं। आप बाहर की जगह कैपिटल में रहने के लिए ज़्यादा सुटेबल हैं, तो आप कैपिटल क्यों नहीं जाना चाहते? वो कहता है ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि आपको प्रिंसेस की चिंता हो रही है। काउंट हंसने लगता है। तभी असिस्टेंट बोलता है मुझे लगा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक होंगे। तभी वहाँ बॉडीगार्ड आता है और बोलता है मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर, पर मैं आपके बीच की बातचीत को रोकना नहीं चाहता और आपको अपना डिसीजन जल्दी ही लेना होगा क्योंकि कल रात काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी जिस कारण ब्रिज टूट गया है। हमें 6 बजे से पहले जाना होगा। बॉडीगार्ड कहता है क्या उस दिन शादी की घटना के कारण आप परेशान हैं? असिस्टेंट को समझ नहीं आता। वो पूछता है क्या हुआ था उस दिन? तभी बॉडीगार्ड बोलता है सेकंड प्रिंसेस अपने रॉयल गार्ड के साथ शादी में आई थी। काउंट कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हो, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो मैं इस मामूली से रीज़न के कारण कैपिटल नहीं जाऊँगा? वो गुस्से में कहता है मैं उस सेकंड प्रिंसेस से नफरत करता हूँ। ये सुनकर असिस्टेंट और बॉडीगार्ड दोनों ही घबरा जाते हैं। असिस्टेंट चौंक कर पूछता है क्या आप मजाक कर रहे हो? तभी काउंट कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा ये सब छोड़ो, अब तुम जाओ, मुझे अपनी पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। मुझे काफ़ी मेहनत करनी होगी अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए। तभी असिस्टेंट बोलता है काउंट आपको किस बात की चिंता है? उसी टाइम उन्हें चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसी के साथ असिस्टेंट खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। बॉडीगार्ड पूछता है क्या हुआ? असिस्टेंट बोलता है सभी सर्वेंट गार्डन के पास इकट्ठा हुई हैं, यहाँ तक कि हेड मेड भी वहीं आई हैं। बॉडीगार्ड कहता है क्या? असिस्टेंट कहता है इतना ही नहीं, लेडी की पर्सनल मेड भी वहाँ आई है। ये सुनकर हमारा एमसी बोलता है हटो यहाँ से, मुझे देखने दो। इसी के साथ वो वहाँ से एरियल को बैठे हुए देखता है और जल्दी से नीचे जाने लगता है। काउंट को डर लग रहा होता है, उसे बहुत बुरी फीलिंग आ रही होती है। इसी के साथ हेडमेड उसके पास आती है और काउंट उससे पूछता है। हेडमेड बोलती है काउंट एक्सीडेंट हो गया है। हेडमेड बोलती है जब मैडम अपनी छड़ी उठाने के लिए गई तब उनके ऊपर कुछ गिर गया। ये सुनकर काउंट हैरान हो जाता है और भागकर जाने लगता है और मन में प्रार्थना करता है कि वो सेफ रहे, उसके साथ कुछ बुरा ना हो। इसी के साथ जब वह गार्डन में आता है तो एफएल को देखता है जो कि वहाँ बैठी होती है और उसके ऊपर पत्ते गिरे होते हैं। एफएल काउंट से बोलती है काउंट। एमसी एफएल की तरफ देख रहा होता है और अपना मुंह पर हाथ रखते हुए बोलता है यहाँ क्या हुआ था? एफएल बोलती है बिजली पड़ने के कारण एक ब्रांच टूटकर गिर गई। मुझे लगा था कि यह खतरनाक होगा, इसलिए मैंने मैथ्यू को ब्रांच क्लीन करने के लिए कहा, पर मुझे बाद में याद आया कि मैं अपनी छड़ी वहीं भूल गई हूँ और मैं छड़ी लेने के लिए वहाँ गई और मुझ पर वह ब्रांच गिर गई। काउंट पूछता है क्या ये सब माली की लापरवाही के कारण हुआ? एफएल कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बस। तभी एफएल मैथ्यू की तरफ देखती है जो कि डरा हुआ होता है। तभी एफएल बोलती है मैथ्यू ने तो मुझे बार बार मना किया था, पर मुझे लगा था कि इससे क्या ही हो जाएगा, खाली छड़ी लेके जल्दी जाऊंगी और आ जाऊंगी। एफएल बोलती है मैंने उनकी बात नहीं सुनी, वह बोलते रहे। और वो बोलती है इसमें मैथ्यू की कोई गलती नहीं है। तभी एमसी मैथ्यू की तरफ सबकी नज़रों से देखने लगता है। एरियल कहती है चिंता मत करो, यह है मामूली शाखा थी,
इससे मुझे थोड़ी सी खरोंच आई है, कोई बड़ी चोट नहीं लगी। पर जब काउंट एफएल के पैर को छूता है तो एफएल को थोड़ा दर्द होता है। काउंट कहता है, देखकर तो सब सही लग रहा है, पर मुझे लगता है तुम्हें चलने में थोड़ी दिक्कत होगी। एफएल बोलती है, जब मैं उस ब्रांच से बच रही थी तब थोड़ा सा मेरा पैर मुड़ गया। इसी के साथ हमारा एमसी कहता है हिलो मत, और उसके पैर को टच करता है। इससे एफएल को काफी दर्द होता है। तभी वह जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, काउंट दर्द हो रहा है। इसी के साथ काउंट चौंक जाता है, जल्दी से एफएल को अपनी गोद में उठा लेता है। एफएल कहती है, क्या कर रहे हो काउंट आप? काउंट कहता है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, इसलिए मुझे कस कर पकड़ो। एफएल कहती है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। काउंट बोलता है, मुझे टाइट से पकड़ो, गिर मत जाना, सब कुछ ठीक है। एफएल सोचती है, ये कैसी फीलिंग है। तभी कुछ देर बाद हम काउंट को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ असिस्टेंट हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या मैडम को चोट लग गई? कहाँ लगी? क्या उनकी चोट ज्यादा लगी है? एमसी बोलता है, बस उनके एड़ी पर थोड़ी सी मोच आई है, थोड़े से रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाएंगी। असिस्टेंट परेशान होते हुए बोलता है, वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके पास, और अब उनके पैर में भी चोट लग गई है। तभी असिस्टेंट खुश होते हुए कहता है, लेडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगी और वह अपनी छड़ी को फिर से इस्तेमाल कर सकेंगी, तो हमें नई छड़ी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसी के साथ वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसका ये सब करने का मतलब सिर्फ वहाँ हौसला देने की कोशिश करना होता है। तभी असिस्टेंट उनसे माफ़ी मांगता है। बॉडीगार्ड बोलता है, मैडम का एक्सीडेंट हो गया, ये काफ़ी बुरा है, पर हमारा टाइम बीतता जा रहा है, हमें जल्दी ही कैपिटल के लिए निकलना होगा। एमसी कहता है, अच्छा ठीक है। इसी के साथ वो सोचने लगता है और एमसी को आइडिया आता है और खुश होते हुए बोलता है, अगर मैं देखूं तो कैपिटल में कोई अच्छा डॉक्टर होगा, मैं अपनी वाइफ को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ये बात सुनकर असिस्टेंट और बॉडीगार्ड दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। एमसी बोलता है, असिस्टेंट जाओ और मेरे लिए सब कुछ तैयार करो, और बॉडीगार्ड को बोलता है, जाओ ईवा और लियो दोनों को यहाँ बुलाओ। ईवा हेड मेड है और लियो शायद बटलर है। तभी असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है और बॉडीगार्ड एमसी से पूछता है, मैं भी जानना चाहता हूँ वह कौन से डॉक्टर हैं। एमसी कहता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं हुआ, तो मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया ताकि मैं अपनी वाइफ को अपने साथ ले जा सकूं। बॉडीगार्ड बोलता है, तो आपके कहने का मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा आपने इतना टाइम कैसे बिताया, मुझे हैरानी हो रही है। एमसी बोलता है, मैंने बहुत कुछ सहन कर लिया है, अब मैं अपना एक भी मोमेंट लेडी के बिना नहीं बिताना चाहता। अच्छा, वैसे बटलर और ईवा के बारे में छोड़ो, मुझे लेडी के अपकमिंग शेड्यूल के बारे में बताओ। तभी बॉडीगार्ड हैरान हो जाता है क्योंकि वह मैडम से कभी नहीं मिला। बॉडीगार्ड कहता है, आप जानते हो मैं ऑफिशियल तौर से उनसे अभी तक नहीं मिला हूँ। तभी काउंट कहता है, लेडी को एक गार्ड की जरूरत है, अब से तुम उसके साथ हमेशा रहोगे एक गार्ड के तौर पर। ये एक अच्छा मौका होगा तुम्हारा अपने नए मास्टर से मिलने का। बॉडीगार्ड कहता है, ठीक है। तभी काउंट कहता है, अब मैं उन्हें तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। इसी के साथ वो वहाँ से चले जाता है। बॉडीगार्ड कहता है, ये क्या परेशानी है। इसी के साथ हम एफएल के रूम का सीन देखते हैं, जहाँ एफएल के पैर को डॉक्टर चेक कर रहा होता है और एफएल सोच रही होती है, चलो ये तो अच्छा है कि वीटा को कोई चोट नहीं लगी। तभी उसके कमरे के बाहर से आवाज आती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? एफएल कहती है, हाँ आ जाओ। उसके अंदर आते ही हम बॉडीगार्ड के ऑरा को देखते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर डर जाता है और वो पूछता है, क्या ट्रीटमेंट फिनिश हो गया या फिर किसी और चीज की जरूरत है। तभी डॉक्टर घबराते हुए कहता है, ये 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। और वो एफएल से कहता है, प्लीज ज्यादा चलने की कोशिश मत करना,
और वहाँ से घबराते हुए भाग जाता है और बोलता है अपना ध्यान रखिएगा, मैं अब जाता हूँ। हमारी एफिल बॉडीगार्ड की तरफ देख रही होती है जो कि उसे ग्रे कलर का दिख रहा होता है। इसी के साथ वो बॉडीगार्ड को हेलो करते हुए कहती है तुम कौन हो। तभी बॉडीगार्ड उनसे रिस्पेक्ट दिखाते हुए कहता है मैडम आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा, मेरा नाम बियॉन है और मैं काउंट का बॉडीगार्ड हूँ। तभी एफिल खुश होते हुए कहती है ओह तो तुम उनके पर्सनल बॉडीगार्ड हो, आपसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा। तभी बॉडीगार्ड बोलते हैं मुझे यकीन है कि हम पहले भी मिल चुके हैं जब मैरिज अरेंजमेंट का टाइम था, पर शायद आपको यह याद नहीं है। तभी एफिल सोचती है और उसे फिर याद आता है अरे हाँ, जो इंसान मेरे लिए बास्केट में उस फूल और रिंग को लाया था वो आदमी की वॉइस और इस आदमी की वॉइस सेम है। मुझे लगा था कि ये वैसे एक सर्वेंट है क्योंकि उस टाइम उसने मुझे ग्रीट करा और वहाँ से चले गया। तभी एफिल होश में आती है और बोलती है मुझे माफ़ करना और आपका शुक्रिया उस टाइम के लिए। तभी बॉडीगार्ड बोलता है ये ठीक है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात है तो प्लीज़ आप मेरे से बिल्कुल अच्छे से कंफर्ट होके बात करिए। तभी एफिल सोचती है मैंने इस गार्ड के बारे में सुना है, इसका रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई है मिलिट्री में। तभी एफिल कहती है मैं भले ही काउंट की वाइफ हूँ पर मैं आपको ऐसे ही ट्रीट नहीं कर सकती, मेरे को आपके साथ इज्जत से बात करनी होगी, है ना। तभी बॉडीगार्ड उसकी तरफ देखता है और सोचता है ये बिल्कुल भी चेंज नहीं है, मुझे लगा था ये बस एक्टिंग कर रही होंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा ड्यूक के परिवार में इतनी हम्बल गर्ल है, ये काफ़ी अच्छा है। तभी बॉडीगार्ड बोलता है मुझे माफ़ करना, मैं जानता हूँ कि आप अभी सही नहीं हैं पर हमें जल्दी ही कैपिटल के लिए निकलना होगा काउंट के साथ। एफिल हैरान होती है और कहती है क्या कैपिटल। बॉडीगार्ड कहता है हाँ। तभी एफिल कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि काउंट कैपिटल जाने वाले हैं पर क्या मुझे भी जाना होगा। काउंट कहता है हाँ। तभी एफिल कहती है मैं यहाँ रहकर अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी। बॉडीगार्ड कहता है काउंट को आपके इस एक्सीडेंट के बाद बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और कैपिटल में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं तो आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाएगा। तभी एफिल कहती है पर ये तो एक छोटी सी मोच है जो कि कुछ दिन में हील हो जाएगी, ऐसा डॉक्टर ने कहा था, है ना। तभी बॉडीगार्ड कहता है हाँ ये सच हो सकता है पर काउंट को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तभी एफिल सोचती है काउंट मेरे बारे में चिंता कर रहे हैं। इसी के साथ वो अपने हाथ पैरों पर लगाती है और बोलती है अगर ऐसा है तो मुझे जाना चाहिए। इसी के साथ बोलती है ठीक है मैं भी उनके साथ कैपिटल जाऊंगी। तभी बॉडीगार्ड बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ और प्रिपरेशन करता हूँ। इसी के साथ एफिल बॉडीगार्ड को थैंक यू बोलती है, बेड में गिर जाती है, सोचने लगती है और बोलती है ये ठीक है। एफिल बेड में लेटे हुए सोचती है क्या मुझे इस बात के लिए खुश होना चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।